अपनी दोस्त हिमांशी को एक खूबसूरत सी विदाई देकर मैं यानी कि बनी दिल में यादों का पिटारा लेकर निकल पड़ा अपने एक नए सफ़र की ओर। आई नो ये ज़्यादा हो गया। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम अगेन दोस्तों। वेलकम बैक टू आपके अपने देसी व्लॉगिंग चैनल शुभरत व्लॉग्स में। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब भी ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। एंड शादी में थोड़ी सी थकावट तो हो ही जाती है, बट फन, इंजॉयमेंट, इमोशंस सब कुछ एक इंडियन शादी में ज़रूर होता है। कहते हैं ना फुल ऑन पैकेज वाली क्या चीज़ होती है, पूरी लाइफ की एक जर्नी दिखा देती है, वो एक शादी होती है। तो अभी जो हमारा ट्रिप का ये शायद ट्रिप का शायद ये डे 2 होगा। डे 2 की शुरुआत मैं कर रहा हूँ सनराइज़ के साथ। आज आपको वहाँ पे दिख रहे होंगे धौलाधर रेंजेस। ये सारी जो आपको दिख रही है ना धौलाधर रेंजेस हैं, वहाँ से सनराइज़ होने वाला अभी आप देख सकते हैं। वहाँ पे गोल्डन आवर जैसी ऑरेंज सी शेड आ चुकी है। अभी के लिए क्या है कि अभी मैंने तैयार होकर नहा धोकर घर के काम कंप्लीट करने, तो मैं सनराइज़ तो नहीं कैप्चर कर पाऊँगा दोस्तों, बट आई विल ट्राई कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट लोकेशन और बेस्ट से बेस्ट व्यू सिनेमैटिक तरीके से ज़रूर दिखाऊँ। तो दोस्तों जब आप नूरपुर सिटी में एंटर करेंगे तो वहाँ पर जो नूरपुर का फोर्ट है उसी के अंदर राधा कृष्ण जी का एक बड़ा ही सुंदर मंदिर भी बना हुआ है। उस मंदिर की तरफ जाते हुए आपको सबसे पहले जो अच्छी सी और ब्यूटीफुल सी छोटी सी लोकेशन आएगी वो आएगी ये छोटा सा एक तालाब। कहते हैं कि यहाँ की हिस्ट्री नूरपुर के फोर्ट और नूरपुर के जो पहले राजा थे उनके साथ जुड़ी हुई है। तो जैसे ही यहाँ पे आप ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ से चढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको एक मूर्ति दिखेगी। उसके बाद फोर्ट भी शुरू हो जाएगा। वो फोर्ट के दो आपको वहाँ पे थंब दिख रहे होंगे, उसी के अंदर राधा कृष्ण जी के मंदिर में। तो जल्दी से चलते हैं ऊपर की तरफ। नूरपुर फोर्ट नूरपुर शहर के सेंटर में ही स्थित है और फोर्ट को विजिट करने का समय सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का है। और किले के शुरुआत में ही आपको हमारे देश का एक खूबसूरत झंडा भी देखने को मिल जाएगा। जैसा कि अक्सर हमारे पुराने किलों में देखने को मिलता है, हमारे भगवान की प्रतिमाएं हमेशा वहाँ देखने को मिलेंगी। ये मूर्ति इतनी साफ़ और क्लीन तो नहीं, बट ये डेफिनेटली गणेश जी को दर्शाती है। और सेम यही मूर्ति आई गेस ये भी गणेश जी को ही दर्शाती है। उसके अलावा ऐसा यहाँ पर कुछ एंट्री गेट देखने को मिलेगा आपको, जहाँ पर ऑलरेडी लिखा है कि फ़ोटोग्राफी करना सख्त मना है, बट हमें तो आपको कंटेंट दिखाना है, अपनी हिस्ट्री के बारे में बताना है, सो हमें तो ये चीज़ दिखानी पड़ेगी। तो दोस्तों मैंने फोर्ट में एंट्री कर ली है। फोर्ट बाहर से ही देखने में छोटा सा लगता है, बट जब आप अंदर की तरफ आते हैं तो पता लगता है आपको फोर्ट कितना विशाल, कितना बड़ा है। तो दोस्तों किले के अंदर जाते ही आपको कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स की बंद पड़ी बिल्डिंग्स भी दिखाई देगी। चलो ये एक प्लस पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है कि जो हमारे फोर्ट्स वगैरह हैं या कुछ भी ऐसी पुरानी आर्किटेक्चर बिल्डिंग्स हैं तो उनको कहीं ना कहीं रीयूज़ करें, उनको म्यूज़ियम बनाएं या फिर उनको स्कूल, कॉलेजेस या किसी भी चीज़ के लिए हम दोबारा से रेनोवेट करके डोनेट कर सकते हैं। सच बताऊं तो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नूरपुर का फोर्ट भी इतना सुंदर हो सकता है। इससे पहले मैं काफ़ी फोर्ट्स पे गया हूँ। इससे पहले मैंने 3-4 फोर्ट्स विज़िट किए हैं। रिसेंटली अभी रानीताल वाला फोर्ट मुझे याद आ रहा है। इस वाले फोर्ट को भी अभी एक्सप्लोर करना बाकी है, पर सबसे पहले मैं आपको राधा कृष्ण जी के दर्शन करवाऊँगा, जिनके दर्शन करने के लिए मैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा एक्साइटेड था नूरपुर सिटी में। तो दोस्तों मैं अपने स्वामी, अपने इष्ट विष्णु जी के, कृष्णा जी के मंदिर में आ चुका हूँ। और मंदिर की खूबसूरती मेरे आंखों से तो मैं देख पा रहा हूँ, पर मैं शब्दों से बयान नहीं कर पा रहा। सबसे पहले कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ये है मंदिर श्री राधा कृष्ण जी का, आप देख सकते हैं। अच्छे से आपको दिखाता हूँ उनकी। इस मंदिर की खूबसूरती को जो बयान कर सके ऐसे शब्द मेरे पास तो नहीं हैं, पर श्री कृष्णा जी को देखते ही जो मेरे पैर थम गए थे, इस बात से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कृष्णा कितने ही मनमोहक हैं यहाँ पर। फिर सीढ़ियाँ चढ़कर हम पहुँच जाते हैं श्री ब्रिजराज स्वामी यानी कि हमारे कृष्णा जी के सामने, जहाँ पर कृष्णा जी के साथ मीराबाई की भी पूजा की जाती है। और मंदिर के दाएं ओर एक बड़ा सा शीशा लगा है जिसमें देख कृष्णा जी रोज़ तैयार हुआ करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इस फोर्ट में काफ़ी अच्छी अच्छी लोकेशंस है। चाहे ये फोर्ट आज बंद पड़ा है, खंडर बन चुका, पर इनकी खूबसूरती आज भी इनके सन्नाटे में कहीं ना कहीं गूंजती ज़रूर है। सन्नाटे से भरी हुई ये दीवारें, पर कहीं ना कहीं इनमें वो दबी हुई आवाज़ें ज़रूर सुनाई देती हैं जो कि किसी ज़माने में यहाँ पर कैद हो चुकी थी।
और यहाँ की खूबसूरती आप खुद ही चेक कर सकते हैं अपनी आंखों से। टूटी हुई दीवारें हैं पर खूबसूरती आज भी उतनी ही बरकरार है और शायद कल को वक्त के साथ और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाए। तो इस बेहद ही खूबसूरत किले को अलविदा कहते हुए हम निकल पड़ते हैं उस ब्रिज को देखने जो इंडिया के 3 मेजर स्टेट्स यानी पंजाब, हिमाचल और जम्मू को आपस में कनेक्ट करता है। और इस ब्रिज का नाम है अटल सेतु, जो कि रावी नदी के ऊपर स्थित है। भाई साहब क्या ही खतरनाक व्यू है यार। 2 मछलियाँ दिख रही है, वो एक और ही हो देखिए। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि मुझे हाइट से डर लगता है, बट मैं अपनी हाइट का डर दूर करना चाहता हूँ, तभी मैंने पैराग्लाइडिंग का पंगा लिया था। पर अब यहाँ पे मैं खड़ा हूँ ना पुल के ऊपर, सेफ महसूस कर रहा हूँ। और यहाँ से इतना अच्छा व्यू आ रहा है ना, यहाँ से मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, इतने ऊंचाई पर हम खड़े हैं अभी सी लेवल से, और वो सामने इतनी अच्छी सीनरी बन रही है ना वहाँ पे चेक कराता हूँ आपको। वहाँ पे एक छोटा सा ना मंदिर भी दिखेगा आपको। उस मंदिर पे कहते हैं कि बोट लेकर जा सकते हैं, वैसे मंदिर में जाने का कोई और रास्ता नहीं है। कादा बनिया बसोली वाला पुल सोनिए, असी तेरे पीछे गए आ बेरुल सोनिए। जे ना बनदा बे पुल आपां जांदे ना बेरुल, जे ना बनदा बे पुल आपां जांदे ना बेरुल। ऐसी मारी है बिछोड़ियां दी मार सोनिए, असी तेरे पीछे हो गया बर्बाद सोनिए, हाय बर्बाद सोनिए। डैम है रंजीत सागर ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਮਣੀਮੇਸ਼ ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ, ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਗੰਗਾ ਅੱਛਾ, ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਗੰਗਾ ਤੋਂ, ਮਨੀਮੇਸ਼ ਤੋਂ। ਮਣੀਮੇਸ਼ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਚੱਲਿਆ ਅੱਛਾ ਤਕਰੀਬਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੰਬੇ ਇੱਕ ਡੈਮ ਆਉਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਛੱਡਦੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਪਹਾੜਾਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹਿਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਅੱਛਾ, ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਰਾਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ। ਇਹ ਰਾਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰਣਜੀਤ ਸਾਗਰ ਡੈਮ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸਿੱਧਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਛਾ, ਦੇ border ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਪਾਕਿस्तान ਨੂੰ कनेक्ट करता हाँ है। पाकिस्तान ਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ। ठीक है, रावी हो गया। सो दोस्तों, ये जो अटल सेतु है ना, वैसे तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसका नाम दिया अटल सेतु है, बट जो लोकल लोग हैं यहाँ के, उन्होंने इसका नाम रख दिया था बसोली कहते ना, वो उन्होंने इसका नाम रख दिया था बसोली वाला पुल। तो अगर आप कल को आते हैं तो लोकल से पूछेंगे तो बसोली वाला पुल भी पूछ सकते हैं, या फिर गूगल पे अटल सेतु नाम सर्च भी कर सकते हैं। पर इसमें एक खासियत मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो पुल है ना, हमारे इंडियन आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। हमारे इंडियन सिविल इंजीनियर्स के थ्रू बनाया गया एक बेहतरीन मॉडल है, जो कि पूरे इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में हमारा नाम रोशन कर सकता है। पर कुछ लोग ऐसे हैं जो इस आर्किटेक्चर की, इस बेहतरीन एग्जाम्पल की कदर बिल्कुल भी नहीं करते। तो दोस्तों, मेरी जस्ट आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ऐसी अगर चीज़ें हमारे देश में बनती हैं ना, तो प्लीज़ और प्लीज़ उसकी कदर कीजिए, उसको मेंटेन कीजिए, साफ रखिए। और अभी मैंने यहाँ पर देखा है, बाइक से एक लड़का आया, उसने एक भरा पैकेट प्लास्टिक का नीचे फेंक दिया। वो भी मैं दिखाता हूँ, वो प्लास्टिक का पैकेट नीचे ही है येलो कलर का, और वहाँ पर उसको मछलियाँ खा रही हैं। पता नहीं उस पैकेट में क्या होगा, और वो मछलियों को भी नुकसान देगा। और ये जो रावी नदी है, नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है, ये भी गंदा होगा। तो ऐसी चीज़ें मत करो यार। अगर कोई जल प्रवाह वगैरह का, पूजा हवन वगैरह का सामान है, वो आप अपने गमलों में भी डाल सकते हैं, या फिर उसको आप जला भी सकते हैं, अगर वो एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं दे रहा। अगर वो प्लास्टिक वाला या कुछ ऐसा है जो एनवायरनमेंट को नुकसान दे रहा, तो प्लीज़ उसे ना तो जलाएं, ना ही ऐसे पानी में बहाएं। ये हम सब के लिए, नेचर हमारे लिए है। अगर हम नहीं उसकी कदर करेंगे तो नेचर भी हमारी कदर नहीं करेगा। थैंक यू। फिर ढलते सूरज के साथ हम पहुंच जाते हैं पठानकोट के पास में स्थित एक ऐसे प्राचीन मंदिर में, जो कि तकरीबन 5500 वर्ष पहले पांडवों द्वारा उनके अज्ञातवास के समय स्थापित किया गया था। इस मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको
कई 100 सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं और इस मंदिर की खासियत ये है कि इसको छोटा हरिद्वार भी कहा जाता है और इसका स्ट्रक्चर भी कुछ हर की पौड़ी जैसा ही है। मंदिर की सीढ़ियों का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, बिल्कुल नीचे की तरफ ढलान है, बिल्कुल नीचे खड्ड की तरफ मंदिर बना हुआ है और जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं ऐसे लगता है कि आपको ग्रेविटेशन फोर्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है और जब नीचे से आप ऊपर की तरफ कोई बंदे को देखते हो ऐसे लगता है अगर वो गिरा तो सीधा आपके ऊपर ही गिरेगा। और आई गेस ये ऐसा पहला मंदिर होगा शिव जी का जहाँ पर आप आसानी से नीचे तो जा सकते हैं मंदिर की तरफ, वापसी आते वक्त आप थक ज़रूर जाएंगे, तब आप धीरे धीरे हर हर महादेव करते ऊपर की तरफ जाएंगे। इस वर्ष हिमाचल में आई बाढ़ से पहले इस मंदिर की रूपरेखा भी हरिद्वार की तरह ही थी, जहां लोग अपने मृत परिजनों की अस्थियां बहाया करते हैं। पर बाढ़ के कारण मंदिर का काफ़ी नुकसान होने के बाद इसको नए तरीके से बनाया जा रहा है, जिसके कारण रावी नदी को भी एक किनारे में बांध लगा दिया गया है। बाकी लेट्स सी जल्दी से मंदिर की तरफ जाते हैं और जल्दी से मंदिर पहुंचते हैं और शिव जी के भोलेनाथ के सुंदर से दर्शन सोमवार वाले दिन आपको भी करवाते हैं और खुद भी करते हैं। हर हर महादेव। तो सबसे पहले हम जाते हैं पांडव ध्यान कक्ष में, जहां पर पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान इन्हीं गुफाओं में 6 महीने तक रुके थे और इसी के अंदर शिवजी महाराज के सामने एक केंद्र बिंदु के नीचे बैठकर पांडव ध्यान किया करते थे। फिर हम जल्दी से शिवलिंग जी के दर्शन करते हैं, जो कि एकमात्र ऐसा शिवलिंग है जिसके ऊपर रक्त शिराओं की तरह सीधी रेखाएं दर्शित होती हैं। फिर थोड़ा सा और आगे चलकर रावी नदी के पास चला जाता हूँ ताकि कुदरत से मन की बातें कर सकूं, कुछ अपनी सुना सकूं और कुछ उनकी सुन सकूं। ये बहता पानी, ये चुपता सूरज, ये मिट्टी की खुशबू, यही कुछ है कुदरत, यही कुछ है कुदरत। कुदरत क्या है शायद हम सब में से कुछ ही इंसान अभी तक पहचान पाए। कुदरत ऐसी चीज़ है जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। ये तपते सूरज की गर्मी हमें कोई ना कोई बेनिफिट देती है, ये बहते पानी का शीतल जल हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट ज़रूर देता है। वो जो मिट्टी, वो चाहे नदी के अंदर है चाहे नदी के बाहर है, चुभती ज़रूर है पर कोई ना कोई बेनिफिट ज़रूर देती है। कुदरत ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें बिना मतलब के हर एक चीज़ प्रोवाइड करती है, हर एक बेनिफिट प्रोवाइड करती है। चाहे आप पिछले 2 दिन से सोए ना हो, चाहे आप पिछले 2 दिन से लगातार ट्रैवल कर रहे हो, बट 10 मिनट आप नेचर के साथ बैठ के देख लीजिए, आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी, आपका मन रिफ़्रेश हो जाएगा, आपकी बॉडी रिफ़्रेश हो जाएगी। भगवान ने सबसे ज़्यादा ऊंचा दर्जा कुदरत को दिया इस धरती पर, इस संसार पर। तो कुदरत का जितना हो सकता है शुक्रिया कीजिए, इसे गंदा ना कीजिए, इसे साफ़ रखिए, इसे मेंटेन रखिए। तरक्की के नाम पर इसके साथ छेड़छाड़ तो बिल्कुल भी ना कीजिए। अगर ये नहीं रहेगी तो इंसान भी नहीं रहेंगे, हमारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। बाकी ये वाली सीरीज़ मेरी अगर आपको अच्छी लगी हो, इसमें ज़्यादा कुछ बड़े एपिसोड्स नहीं थे, सिर्फ 1 या 2 एपिसोड्स होंगे। अगर आपको ये मेरा व्लॉग अच्छा लगे और मेरे आइडियाज़ अच्छे लगे, मेरी थिंकिंग अच्छी लगे, तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लोगों के साथ शेयर ज़रूर करना। क्योंकि मेरे चैनल में चाहे कुछ क्रिंज ना मिले आपको, चाहे कुछ है एंटरटेनिंग ना मिले, बट आपको सीखने को बड़ा कुछ मिलेगा और ज़िंदगी जीने के कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स भी ज़रूर मिल जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूँ और मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव एंटरटेनिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, स्वस्थ खाइए। भारत माता की जय। राधे राधे।